हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो एज़ यू नो फ्रेंड्स, हमने इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और आज उसी सीरीज़ का 8th डे है। सो ये एमसीक्यू सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बोर्ड सेशन 2023-24 में आपसे इसी तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आप एमसीक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, तो पीछे अभी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी सीरीज़ ख़त्म की है पूरी। तो चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट से पूरी एमसीक्यू सीरीज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स की कवर कर सकते हैं। सो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स की आज की सीरीज़ को। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इंस्टीट्यूशन वॉज इंगेज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि 5-year प्लान्स को फॉर्मुलेट करता है। ठीक है, कहाँ पर? इंडिया की बात कर रहे हैं क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी कमीशंस हैं, काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो ये सारा जो ओवरऑल इंडिया से रिलेटेड स्टफ है वो सब हम इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। क्लियर? सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज़ प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी इज़ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी इज़ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी इज़ होम मिनिस्ट्री। तो आपसे पूछा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो करेक्ट है जिसमें 5-year प्लान फॉर्मुलेट होते हैं। सो वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। तो हम चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। आई होप आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्लानिंग कमीशन। जो भी हमारे 5-year प्लान्स थे वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू फॉर्मुलेट किए जाते थे। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू 5-year प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं? वो है हमारा प्लानिंग कमीशन। सो प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन March 15, 1950। सो मार्च 15, 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी। द प्लानिंग कमीशन वॉज एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग 5-year प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटेड प्लान्स होते थे वो सारे 5-year प्लान्स हमारे प्लानिंग कमीशन के द्वारा किए जाते थे। ठीक है, सो प्लानिंग कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए 5-year प्लान जो थे वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू रेगुलेट किए जाते थे। ओके, द फर्स्ट 5-year प्लान इन इंडिया कमेंस्ड इन 1951। सो 1950 में प्लानिंग कमीशन आई और जो हमारा पहला फर्स्ट 5-year प्लान था वो 1951 में आया। ठीक है, तो उसका टाइम पीरियड था 1951 टू 1956 क्योंकि 5 साल का प्लान होता था प्लानिंग कमीशन के थ्रू। 5-year प्लान का मतलब ये है कि 5 साल के लिए कोई प्लान फॉर्मुलेट किया गया है। तो 1951 टू 1956 तक फर्स्ट 5-year प्लान चला था। मैंने आपको इन सब प्लान्स की डेट्स और टाइम पीरियड बता रखा है कि कौन कौन से टाइम पर कौन सा प्लान आया था, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो क्लास आप अगर एक बार ले लेंगे जो आपका ये बेसिक है 5-year प्लान्स का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे देख लीजिएगा, उससे सब क्लियर हो जाएगा। सो इट प्लेड अ की रोल इन कोऑर्डिनेटिंग पॉलिसी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अंटिल इट वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। वो कोऑर्डिनेट करती थी जितनी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उसको, और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबको भी। उसके बाद प्लानिंग कमीशन टोटल 12 5-year प्लान्स दिए प्लानिंग कमीशन ने। उसके बाद वो नीति आयोग में चेंज हो गया 2015 में। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके बताइए। बस ये डेट याद रखनी है आपकी कि प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में कब चेंज हुआ, 2015 में। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने 2-4 चीज़ें क्लियर कर ली हैं अपनी, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, फर्स्ट 5-year प्लान का क्या टाइम पीरियड था। ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अपने क्लियर करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो क्या करेक्टर रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन का? जिसने भी ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके लिए बहुत ही ईजी होगा इसका आंसर देना।
ऑप्शन देखिए, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी का मीन्स है जो क्रॉप प्रोडक्शन में उछाल आता है। स्पर्ट मतलब कि इंक्रीमेंट आना, इंक्रीज होना, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उछाल आया, उसको स्पर्ट बोलेंगे। एंड सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, एक्रीज का मीनिंग है एकड़, यानी कितने एकड़ में जगह फैली हुई है, ठीक है। सो सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज से मतलब है टोटल एरिया ऑफ लैंड जो है वो सब्सटेंशियली राइज कर रहा है। क्लियर? तो ध्यान से ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। हम चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। यानी जो हमारे तीनों ऑप्शन है ए बी सी, वो तीनों इसमें इंक्लूड होंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में। यानी क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज आएगा, सब्सटेंशियल राइज भी होगा लैंड कवरेज में, और सेल्फ सफिशिएंसी होगी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया characterized by increased agriculture productivity had key feature like the adoption of high yielding crop varieties। तो बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था एग्रीकल्चर के लिए, जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। यानी उसमें अच्छे न्यू टूल्स यूज़ किए जाएं, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाए, जिसके थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और इसके जो की फीचर्स थे लाइक HYV सीड्स, ठीक है, हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज़ जिसमें अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए गए, उससे क्या हुआ, फसलें अच्छी होगी। एक्सपेंडेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया जिससे कि फसलें ख़राब ना हो, ठीक है। एंड इम्प्रूव्ड इरिगेशन प्रैक्टिसेस, मैंने बोला कि न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, तो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो इरिगेशन की प्रोसेस थी वो ईजी हो गई, ठीक है। This led to a significant boost in food grain production, particularly in the 1960s and 1970s। तो ये सारे जो की फीचर्स थे उनकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड ग्रेन प्रोडक्शन बूस्ट हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, पर्टिकुलरली इन 1960s और 1970s के टाइम पर। क्लियर? ये सब क्यों हुआ? क्योंकि अच्छी क्रॉप वैरायटीज़ यूज़ करने लगे, अच्छे फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ करने लगे जिससे कि फसलों को बचाया जा सके और इरिगेशन को इम्प्रूव किया गया। सो ग्रीन रेवोल्यूशन में इन सब प्रोसेसेस के थ्रू हमने अपने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, किस लिए आया, और उसके क्या फीचर्स थे, और किस तरीके से उसने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन, द ईस्ट वाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। सो बेसिकली प्लानिंग कमीशन रिप्लेस की गई थी किससे? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, मीन्स नीति आयोग, ऑप्शन बी फाइनेंस कमीशन, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन, डी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो विच वन इज करेक्ट? अभी हम पीछे ही से करके आए हैं प्लानिंग कमीशन को, उसमें हमने सब कुछ समझा था। सो आई होप इसका आंसर आप सभी को पता होगा। सो वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। सो हम चलते करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। तो मैंने आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी आपसे आगे पूछे जाएंगे। तो इतना तो आपको पता था कि प्लानिंग कमीशन जो है वो रिप्लेस हुई थी नीति आयोग से, ठीक है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा नीति आयोग को समझते हैं। नीति आयोग और द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग की फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक इन इंडिया फॉर्म्ड इन 2015। पीछे हमने यही पढ़ा था कि नीति आयोग 2015 में आया था जिसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, राइट। और अब हमने नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पढ़ ली और एक और चीज़ हमें पता चली कि नीति आयोग को थिंक टैंक भी बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच पॉलिसी इज नॉन एज थिंक टैंक ऑफ इंडिया, तो आप बता सकते हैं नीति आयोग। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन एंड फंक्शंस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट
एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो कई डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसी के मैटर्स को एडवाइस करता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे ध्यान देता है। तो ये सारे हमारे नीति आयोग के फंक्शंस हैं। क्लियर? तो फंक्शंस को भी ध्यान से देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमने नीति आयोग भी समझ लिया, हमने प्लानिंग कमीशन भी समझ लिया, कब क्या आया, कब किसने किसको रिप्लेस किया, किसके क्या फंक्शंस थे, वो सब हमने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्वेश्चन स्पेशली मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस बार आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कई सारी पॉलिसीज़ वगैरह आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, पहला कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन अभी प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। तो आपको इन सबको अकॉर्डिंग टू डेट्स लगाना है कि पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया। तो देखिए, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी MRTP एक्ट कब आई, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये कब आया। अगर आपको इन सब की डेट पता होगी तो आप इसे इजीली अरेंज कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम IDRA भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट। सो ध्यान से ऑप्शन देखिए, देन इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सो बिना देर करे हम चलते हैं इसके करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कैसे होगा बी करेक्ट, हम सबकी डेट्स देख लेते हैं और आप हाथ के हाथ इसे याद भी कर लीजिएगा। अगर 2-2, 3-3 करके भी याद करेंगे आप तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो जो हमारी MRTP एक्ट आई थी वो आई थी हमारी 1969 में, ठीक है, और ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हमने पीछे पढ़ा 1960s में आई थी। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे हमारे, बार बार इस क्वेश्चन को मैंने कराया आपको और MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे आए थे 1991 में, जिसमें हमने LPG पढ़ा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और लास्ट वन हमारा IDRA, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट, ये आई थी 1951 में। तो अब ध्यान से देखिए कौन सी एक्ट पहले आएगी, क्योंकि मैंने आपको बोला क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, तो आपको उसी तरीके से अरेंज करना है, सबसे पहले क्या आई थी और सबसे बाद में कौन सी आई थी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आई थी हमारी 1951 वाली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, यानी कि ये सबसे पुरानी एक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये 1951 में आई थी, देश आज़ाद होने के कुछ साल बाद। तो ऑप्शन 4 सबसे पहले आएगा। तो देखिए, अपने आप ही अगर आपको कोई एक भी पता होगा कि पहले कौन सी आई थी, आपने इन सबको देखा और पता कर लिया कि जो सबसे पुरानी एक्ट है वो हमारी ऑप्शन 4 है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में हमारा 4th को दे रखा है, बाकी सब में फर्स्ट है, तो वो सारे हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 1951 की एक्ट के बाद हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960 में, उसके बाद हमारी MRTP एक्ट आई 1969 में, और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, यानी सबसे लास्ट में क्या है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर आपको ये भी पता होगा तो आप लास्ट में 3rd को रख सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सब की डेट याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, 4th पहले, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके बाद 1969 MRTP एक्ट, उसके बाद लास्ट में हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ओके। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो इन सभी ऑप्शन में से आपको एलिमेंट्स देखने हैं फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के, यानी जो फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो। ऑप्शन ए बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन सी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर के एलिमेंट आप सभी को लग रहे हैं, आंसर दीजिए। तो हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस।
बिकॉज ये सभी जो हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के, चाहे वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि इन सब में फाइनेंस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है। तो ये सारी जो हैं वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड हो गई। क्लियर? इसलिए तीनों ही हमारे सही हैं। ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री? तो इन सब में से कौन रिस्पॉन्सिबल है जो कि इम्प्लीमेंट करता है रूल एंड रेगुलेशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन से जिसका रिलेशन हो? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि UGC, आप सभी ने सुना होगा UGC के बारे में, और NCERT तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हो गया। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ICMR। तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा है जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख के ही आपका आंसर आ गया होगा। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि यहाँ बात ही क्वेश्चन कर रहा था टेक्निकल एजुकेशन की। तो जो हमारा AICTE होता है वो एक स्टैचुररी बॉडी होता है, बट इतना डीप में आप ले जाना सही नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये प्रमोट करता है क्वालिटी एजुकेशन को रिलेटेड टू टेक्निकल एजुकेशन। ओके, बाकी देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो कि है हमारा NCERT। आप सभी को पता है NCERT की बुक्स वगैरह आप सभी ने देखी है, तो ये स्कूल एजुकेशन रिलेटेड हो गया। ठीक है, NCERT से आप सभी अच्छे से अवेयर होंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो NCERT की होती है, राइट। UGC जो है हमारा वो रिलेटेड होता है हायर एजुकेशन से। क्लियर? और जो लास्ट वन है हमारा मेडिकल रिसर्च, जिसे हम ICMR बोलते हैं, वो एक मेडिकल रिसर्च काउंसिल है। ठीक है, तो ICMR का काम है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में जानना और फैमिली वेलफेयर करना। ठीक है, ये बेसिकली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में आता है, और ये मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड होता है। सो आई होप आपको ये सारे जो ऑप्शंस थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट क्वेश्चन है हमसे टेक्निकल एजुकेशन का पूछा था, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और बाकी सभी का काम मैंने आपको बता दिया है किसका क्या काम है। ठीक है, नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इज कॉल्ड। अब एडल्ट पॉपुलेशन प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई, पार्टिसिपेशन रेट। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वर्क फोर्स से रिलेटेड, लेबर फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो फिलहाल आपसे एडल्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहे हैं जो कि इंगेज है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, तो उसे क्या बोलेंगे? वीडियो पॉज कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं हमारे करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पार्टिसिपेशन रेट। जब एडल्ट पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर रही है प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो उस रेट को बोलते हैं हम पार्टिसिपेशन रेट। क्लियर? अब बाकी का भी देख लेते हैं, लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, लेबर सप्लाई क्या है और पार्टिसिपेशन रेट क्या है। सो लेबर फोर्स कंप्राइजेस इंडिविजुअल्स एक्टिवली एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो लेबर फोर्स में वो सब लोग आएंगे जो कि एक्टिवली एम्प्लॉयड हैं या अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं वो लेबर फोर्स में आ जाएंगे। वर्क फोर्स में वो सब लोग आएंगे जो कि इंगेज्ड हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री और कंट्री में, किसी और कंट्री में जाके काम कर रहे हैं या अपनी ही कंट्री में किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेबर सप्लाई, टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वर्कर्स, जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो हमारे लेबर सप्लाई में आ जाएंगे। पार्टिसिपेशन रेट, परसेंटेज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन एदर एम्प्लॉयड और एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो वो वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि एडल्ट पॉपुलेशन जो कि एम्प्लॉयड है, जिनके पास रोज़गार है या जो रोज़गार की तलाश में घूम रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेशन रेट में आएंगे कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो सर्चिंग पे लगे हुए हैं कि कोई जॉब मिल जाए। ठीक है, तो जो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट है और
एम्प्लॉयड हैं वो सभी हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में आ जाएंगे। क्लियर? तो चारों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे हमारे ऑप्शंस। सो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि कई सारे बच्चों को ये डाउट रहता है लेबर फोर्स क्या है, वर्क फोर्स क्या है, लेबर सप्लाई क्या है, तो वो सब भी आपको अच्छे से यहाँ मैंने समझा दिए हैं। तो आई नो क्वेश्चन में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और आपको आंसर भी 2-3 शीट्स का लिखना पड़ेगा, बट अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा कि लेबर फोर्स है क्या, तो आप क्या ही लिखेंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा लेबर फोर्स एम्प्लॉयड और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट लोगों की बात कर रहा है, तो आप खुद भी उस चीज़ को अच्छे से लिख कर आ सकते हो, बट उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए लेबर फोर्स है क्या, वर्क फोर्स है क्या। अगर वो पता होगा तो आप इजीली जो 3-4 शीट्स आपको लिखनी है वो आप लिख पाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक की। और इन एमसीक्यू सीरीज़ के थ्रू मैं वही आपके लिए इजी कर रही हूँ कि आपको नॉलेज हो जाए हर एक टॉपिक की, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे 6 मार्क्स का ही पूछ लिया जाता है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएँ। सो आई होप आपको मेरी सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। तो इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कि हमारे हेल्थ सर्विस से रिलेटेड हैं? डिक्लाइन इन डेथ रेट, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज, ऑल ऑफ दिस। अगेन इजी क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट कीजिए देन आंसर दीजिए। हम चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। डिक्लाइन इन डेथ रेट, राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेज। जब डेथ रेट डिक्लाइन हो रही है इसका मतलब क्या है? जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं वो अच्छी चल रही हैं, यानी कि गुड है, तभी तो हमारा जो डेथ रेट का रेशियो है वो कम हो गया, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो गया हमारी सभी हेल्थ सर्विसेज में, उनमें डेवलपमेंट आ गया, जस्ट बिकॉज डेथ रेट जो थी वो हमारी डिक्लाइन कर गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी राइज हो गई है, क्योंकि हेल्थ जो है वो अच्छी हो गई है। तो लोगों की जब सेहत अच्छी रहेगी तो जो जीने की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट इज कंट्रोल ओवर डेडली डिसीज़। तो जब हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगा तो जो बुरी बीमारियां हैं वो तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी, राइट? जिनकी वजह से लोगों की डेथ होती है, ऐसी डिसीजेस अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ गया है, डेवलपमेंट आ गया है। तो इन सभी हेल्थ सर्विसेज के थ्रू डेथ रेट में डिक्लाइन आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी और डिसीजेस जो होंगी वो कंट्रोल में आ जाएगी। दैट्स वाई इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस देखिए, देन आंसर दीजिए। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिडक्शन इन लेवल ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो विच वन इज करेक्ट? आंसर दीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अगेन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी जो कंडीशंस हैं हमारी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कंडीशन है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर आया है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करता है, इंक्रीज करता है। जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की बात करता है, तो जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड भी डेवलपमेंट लेकर आता है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो। ठीक है, वाटर, फूड, नो पॉवर्टी, ये सारे हमारे जो हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स हैं। तो अगर आप गूगल करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो आपको सारे गोल्स पता चल जाएंगे। एंड ऑप्शन सी है हमारा कंजर्वेशन ऑफ स्टॉक एंड नेचुरल कैपिटल। तो कंजर्व करना किसी भी रिसोर्सेज को, ठीक है, वो भी हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, और एक बार गूगल करके इसके गोल्स ज़रूर देख लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, बैलेंसिंग इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट कंसिडरेशन। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर के लिए जो भी हमारे पास अभी है, फ्यूल्स हैं, एनवायरनमेंट है, वो सारा जो है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको हम फुलफ़िल कर पाएँ,
इकोनॉमी को बैलेंस कर पाएँ, सोशली बैलेंस कर पाएँ और जो इन्वायरमेंट रिलेटेड कंसिडरेशन है उन पर ध्यान दें। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो सस्टेन करके चलें अपनी हर चीज़ को, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सके जिन चीज़ों का अभी हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक पेट्रोल है, आने वाले कुछ सालों में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन ना आए ना, जिससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। सो दैट्स वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन। जो GLF कैंपेन था चाइना का, उसने किस पे फोकस किया था? ऑप्शन ए वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑप्शन बी न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सी प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन डी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको अच्छे से क्लियर होगा। जो हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था कैंपेन चाइना का, उसने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था? वीडियो पोस्ट कीजिए, देन आंसर दीजिए। हम चलते अपने करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारा चाइना का कैंपेन था GLF यानी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उसने मेनली फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। ओके, क्लियर? समझ लेते हैं थोड़ा सा GLF है क्या। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज अ सोशल इकोनॉमिक कैंपेन इन चाइना इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग इन द लेट 1950s। तो जो हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था वो एक सोशल और इकोनॉमिक कैंपेन था जो कि चाइना का था, जिसको इनिशिएट किया था माओ जेडोंग ने 1950s में, ठीक है। नाम याद रख लीजिएगा और डेट याद रख लीजिएगा, कब किया था और किसने किया था और क्या किया था ये भी, और कहाँ किया था ये भी, ठीक है। याद कर लोगे। अब इसका एम क्या था? टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द कंट्री फ्रॉम एन अग्रेरियन सोसाइटी इनटू अ सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। यानी कि रैपिडली ट्रांसफॉर्म करना था अपनी कंट्री को, यानी चाइना अपनी कंट्री को फ्रॉम एन अग्रेरियन सोसाइटी से सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में। मतलब कि एग्रीकल्चर से वो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में शिफ्ट होना चाह रहे थे जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। However, it led to economic disaster, famine and significant human suffering. चाहे इसके बाद कितना भी लोगों को सफ़र करना पड़ा हो, बट उन्होंने अपना काम किया कि उन्होंने अग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज नेशन में अपनी कंट्री को चेंज किया। तो बेसिकली ग्रेट लीप फॉरवर्ड यही एक कैंपेन था जो कि चाइना ने चलाया था। और किसने चलाया था चाइना में? माओ जेडोंग ने 1950s में, जिनका एम था कि वो अग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज नेशन में जाए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इसी के साथ हमारा डे 8 का टोटल 10 MCQs होते हैं ख़त्म। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएँ और हमारे चैनल को भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिल पाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को फर्स्टली सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप सभी को मिलती रहें। सो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।